नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट पेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आज जो जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जो एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। बिकॉज जैसे जैसे लॉन्गिविटी, जैसे एज जो है वो बढ़ रही है आजकल, जो नॉर्मल जो 70-80 साल और 90 साल तक भी हमारे ओल्ड एज में जो है उम्र देखी जा रही है, तो उससे इसका प्रेवलेंस काफ़ी बढ़ गया है। और इसको जानना है, इसको समझना है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसका इलाज बड़ा कमरसम है, काफ़ी सालों तक चलता है। तो इसके बारे में जानना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी में आफ्टर 60 ईयर्स की एज में ये जो है देखा जा रहा है। सो ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या? देखो, ये ग्रीक वर्ड है, ऑस्टियोन एंड पोरोस। ऑस्टियोन बेसिकली बोन और पोरोस बेसिकली इसमें जो छेद हैं वो हो जाना, छेद नहीं, जो हड्डियां हैं उसमें पोर्स होते हैं जो हमारे, उसका पोर्स का साइज़ बड़ा हो जाना, इसको हम जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब कारण क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली जो होती है कि हमारी जो हड्डियों में सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो सेल फॉर्म मतलब बोन फार्मिंग सेल्स हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट हैं जो बोन रिजॉर्प्शन करते हैं। और हमारा जो पीक बोन मास, एक वर्ड हम इसमें यूज़ करेंगे, पीक बोन मास बेसिकली है कि हम जब तक हम अडल्ट 20 से 35 ईयर्स तक की एज हम अपना पीक बोन मास अटेन करते हैं। वो डिपेंड करता है, जैसे मेल्स में ज़्यादा रहता है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी बचपन में कैसी थी, न्यूट्रिशन, हमारा जेनेटिक्स, इन सब पे डिपेंड करता है। और अब जब हम 35 साल तक हम हमारा पीक बोन मास हम अटेन कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो ब्लास्ट है, हड्डी बनाने वाली एक्टिविटी कम हो जाती है, और जो उस हड्डी जो रिजॉर्व होने वाली, भुरने वाली जो है एक्टिविटी, क्लास्ट, वो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हड्डियाँ धीरे धीरे हमारा जो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। फीमेल्स में ये ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज फीमेल्स में ना जो हार्मोनल है ईस्ट्रोजन, वो डेफिशिएंसी के बाद आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन किडनी से कैल्शियम रिजॉर्प्शन करता है। अगर वो कम हो जाए तो किडनी में से कैल्शियम वॉश आउट होना शुरू हो जाता है और हड्डियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो फीमेल्स में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक समझना, बिकॉज फीमेल्स में ये देखा ही जाएगा आफ्टर इस जो मेनोपॉज के बाद। सो ये हैं कारण। काजेज़ क्या हैं, जैसे होता क्यों है, जहाँ हमने थोड़ा उस पर डिस्कस कर ही लिया है कि हार्मोनल कॉजेज़ हैं, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, थायराइड हार्मोनल जिसमें पीटीएच है उसका डेफिशिएंसी, और बाकी विटामिन D3 डेफिशिएंसी, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हम ले ही नहीं रहे प्रॉपर जो है डाइट एंड कैल्शियम, विटामिन D, वो। और कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ भी हैं, लाइक जैसे उम्र बढ़ रही है तो किडनी के इश्यूज़ हैं, और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से किडनीज पे डैमेज होना, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। अब इसको डायग्नोज कैसे करें कि हमारी, क्योंकि बिकॉज ये साइलेंट डिजीज़ है, इसका किसी को पता नहीं होता कि उनके अंदर ये स्लो प्रोसेस चल रहा है, बीमारी चल रही है। इसको डायग्नोज करने के लिए जो हमारे पास जो मोडेलिटी है, दैट इज़ डेक्सा स्कैन। इसमें हम जो है अपने बोन्स का क्वालिटी जो है वो देखते हैं और एक टी स्कोर ड्राइव करते हैं। तो टी स्कोर के हिसाब से अगर जो टी स्कोर लेस देन 1 से ऊपर है, देन इट इज़ अ नॉर्मल। लेस देन -1 टू -2.5 के बीच में इसको ऑस्टियोपेनिया कहते हैं, और 2.5 से नीचे देन इट्स ऑस्टियोपोरोसिस, जिसका हमें इलाज करना ही चाहिए। ये साइलेंट डिजीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। सिम्टम तभी आएगा जब आपको कोई फ्रैक्चर हो या कुछ ऐसा हो, तब पेशेंट हमारे पास आता है। तब पेशेंट को पता चलता है कि हाँ, वाकई मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। और ये हड्डी रीढ़ की हड्डी नहीं, हमारे पास जो स्पाइन में पेशेंट आता है वो रीढ़ की हड्डी के साथ आता है। तो बाकी हड्डियाँ भी, क्योंकि ये बीमारी सारी हड्डियों को इन्वॉल्व करती है, चूल्हे की हड्डियाँ, घुटनों की हड्डियाँ, सभी ऊपर से लेकर जहाँ जहाँ भी हड्डियाँ हैं, सभी जगह हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, क्या करें घर पे जो ये बीमारी ना हो? देखिए, हमारी हड्डियों की खूबसूरती ये है कि अगर हम जितना हम अपने हड्डियों को, अपने जैसे मणकों को यूज़ करेंगे मतलब उनका काम लेंगे, उतना वो एक्टिव रहते हैं, उतना उसमें कैल्शियम डेपोजिशन ज़्यादा रहता है, उनका डिमांड रहता है। तो अगर हम लेटे रहने वाला मतलब होता है ना, ओल्ड एज के बाद हमें धीरे धीरे बैलेंस का इशू रहना रहता है, चक्कर आना, मसल्स भी कमज़ोर होते हैं, तो हमारा एक्टिविटी डे बाय डे कम होता रहता है। तो हम एक्टिविटी को हमें इसमें प्रमोट करना है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा जो है आपको जो हम कहते हैं कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसमें सीट पे बैठ के खड़े होना, स्क्वाटिंग करना, या और भी फॉरवर्ड लंचेज अगर जो हम कर सकते हैं कंफर्टेबली, वो हमें करना है। हाफ एन आवर बहुत ज़रूरी है पर डे में।
उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो इनको बढ़ाती हैं, जैसे मेल्स में देखा गया स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो है ये इन चीज़ों को बढ़ाती हैं, अर्ली उनमें देखा जाता है। कोई हम स्टीरॉयड्स ले रहे हैं काफ़ी टाइम से तो उनमें देखा जाता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो हमें छोड़नी पड़ेंगी। अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल हमारे सारे जो सिस्टम्स हैं उनको, जैसे हम ये सारा एब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम का, सॉल्ट्स का, ये हमारा थ्रू जीआईटी होता है। अल्कोहल जो भी पेनक्रेटिक एंजाइम्स हैं, लिवर एंजाइम्स हैं, उन पे इफेक्ट करता है, तो इनका सिक्रीशन जो इस एंजाइम्स में है वो हैम्पर होता है। और सिगरेट जो बेसिकली हमारी क्या करती है, जो ओस्टियोब्लास्ट हैं, जो सेल बनाते हैं बोन, उनको डैमेज करता है, और सेल जो खून की नसें आ रही हैं उनको भी डैमेज करता है, जो हड्डियों तक जा रही हैं। तो सिगरेट हमें छोड़ना पड़ेगा। थर्ड इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सर देखिए, एक एज के बाद फीमेल्स में तो बहुत ज़रूरी है, मीनोपॉज के बाद 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम और 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन D3 लेना ही लेना है, पर डे का रिक्वायरमेंट है ये, और ये आपका मीनोपॉज के बाद चलेगा ही चलेगा। हाँ, अगर डेक्सा स्कैन में और भी इश्यूज आते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह फुल डेवलप्ड है विद कुछ एक फ्रैक्चर भी होके हटा है, तो हमें और भी मोडेलिटीज़ ऐड करनी पड़ेगी, जिसमें हम बोन मास बढ़ाने का भी हम दवाइयाँ देते हैं, जिसका साल 2 साल तक ट्रीटमेंट चलता है। तो ये सारी मोडेलिटीज़ हैं जो हम इसमें देते हैं। फोर्थ की हम इसको, और जैसे ओल्ड एज में जैसे भी ये हमें क्या सिम्टम्स हमारे पास लेके आती है, वो है पेन के साथ, बैक पेन, फ्रैक्चर्स। तो फ्रैक्चर्स को कैसे अवॉइड करें, फॉल को कैसे प्रिवेंट करें, घरों में ये बहुत ज़रूरी है। जैसे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के पास ग्रैब हैंडल्स, ग्रैब बार्स हमें लगाने, सेटअप करने चाहिए ओल्ड एज लोगों के लिए, सो दैट वो गिरे ना। हमेशा चलने के लिए उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, कुछ वॉकर्स या कुछ स्टिक का हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज बैलेंस भी इनका कम रहता है, बिकॉज मसल्स इतने एक्टिव नहीं रहते, प्लस ब्रेन के फंक्शंस भी थोड़े से, जैसे कोऑर्डिनेशन के फंक्शन थोड़े से हैम्पर रहते हैं। चीज़ें जो इनके बाथरूम में स्लिपेज को कम करने के लिए चीज़ें जो है विद इन रीच हमें रखना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं, उनके आसपास की वो आराम से उठा लें, वो हमें बहुत ज़रूरी है। लाइट्स का, अंधेरे में स्लिप कर जाते हैं लोग जो है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन पहले नहीं होता, कुछ चीज़ दिखती नहीं है तो जल्दी स्लिप कर जाते हैं। तो लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ पे गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें करके हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं अपने घर पे, और हम जो है वो हॉस्पिटल आने की जो है वो संभावना कम कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब बाकी बहुत कुछ है इसमें, जैसे कोई मन का टूट ही गया तो हमें हम इनिशियली बेड रेस्ट देते हैं, बट हम ओल्ड एज में बेड रेस्ट इसलिए प्रमोट नहीं करते बिकॉज मसल्स ऑलरेडी जो है वीक होते हैं, और उनको बेड रेस्ट कराएंगे तो और मसल्स ख़राब होंगे। और पेन में पेशेंट कॉन्टीन्यूस है तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट भी करते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर्स की, जिसमें हम सीमेंट डाल के जो है उसका दर्द ख़त्म करते हैं, उसका हाइट भी बढ़ाते हैं। और कभी कभी हम जब सीमेंट नहीं डाल पाते तो हमें स्क्रूज़ के साथ भी उसका जो है सपोर्ट देना पड़ता है। सो मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मैसेज था कि हम जो ओल्ड एज में जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसको कैसे हम पहचानें, कैसे किस एज पे ये शुरू होता है, कब हमें इसका इलाज शुरू करना है, और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हम घर पे बैठे ही इसको अवॉइड कर सकते हैं। इस बीमारी के बारे में आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में बताना। हम जो भी है आपके क्वेश्चंस उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। बाकी और भी वीडियोस हमारी जो हैं स्पाइन हाउ टू कीप स्पाइन हेल्दी एंड उस पे है, आप वो भी साथ साथ में देखते रहिए, और फिजिकल एक्टिविटी पे प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए। धन्यवाद।